डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस में करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें 4 कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, कीनिया, इथियोपिया, माली एंड साउथ सूडान। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री या कौन सी कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, लैंड लॉक इन द सेंस कि उनके आसपास कोई वाटर बॉडीज नहीं है, कोई सी, ओशियन, कोई लेक नहीं है, चारों तरफ वो धरती से घिरी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए पहले तो हमें मैप पता होना चाहिए, और मैप की जो रीडिंग प्रोसेस है या मैप की जो लर्निंग प्रोसेस है वो कोई एक दिन के अंदर डेवलप नहीं होती है। जब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन, बुकलेट, यूट्यूब से वीडियो, कुछ भी अगर आप देखते हैं तो आप अपने मैप को ज़रूर रेफ़र कीजिए। कोई भी मैप हो सकता है, वो ऑक्सफोर्ड का एटलस हो सकता है, ब्लैक स्वान का हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैप रीडिंग इज़ ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस, इसको हम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे सोमालिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये इथियोपिया है। जब हम इस एरिया को देखते हैं तो इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ये गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, और यहाँ पे एरिट्रिया, जिबौती। तो इथियोपिया क्या है? लैंडलॉक्ड। अब देखो केनिया, केनिया क्या है? लैंडलॉक्ड नहीं है। ठीक है, केनिया लैंडलॉक्ड नहीं है, केनिया से वाटर बॉडी टच होती है। और ये सोमालिया वाला जो एरिया है ये पायरेसी के लिए बहुत इनफेमस है। केनिया में एक जगह है नैरोबी, तो नैरोबी से रिलेटेड आप कुछ देखते होंगे कि इन्वायरमेंट में कुछ कुछ आता है कि नैरोबी में कोई मीटिंग हुई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अपना हो गया माली, नाइजर, और ये एरिया जो है वो सहारा जो डेजर्ट है हमारा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। हमने हमारा देख लिया है। देखो केनिया तो हमने देखा है कि टच नहीं होता है, केनिया से तो मतलब लैंडलॉक नहीं है। पहला अगर गलत हो गया तो हमारे पास क्या बचा? 2, 3 और 4 बचा, इथियोपिया, माली एंड दी साउथ सूडान। ठीक है, देखो ये यहाँ पे रहा अपना सूडान, और ये इथियोपिया के जस्ट साइड में ये देखो यहाँ पे आ गया है साउथ सूडान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है TIFAC के बारे में दिया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी, मतलब अभी भी रहती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप एक पर्सन का बार बार इंटरव्यू देखते होंगे कोरोना के टाइम में, डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर गगनदीप कांग जो है वो इस TIFAC से जुड़ी हुई थी, फिर उन्होंने इसको TIFAC को छोड़ दिया था। ठीक है, पहला दिया है कि ये एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसको कानून ने बनाया है। ये एक थिंक टैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। दूसरा बोला है कि इसका काम है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या ट्रेजेक्ट्री है वो उनको मेज़र करना, इनोवेशन को सपोर्ट करना, ये सारे काम करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ट्रेजेक्ट्री को मेज़र करने का या असेस करने का मतलब है कि हमारे देश में आने वाले 20 साल में, 50 साल में किस तरीके की हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट ना गलत है। TIFAC कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक थिंक टैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये बना हुआ है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, किसी कानूनी कोई संस्था नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका मेन जो काम है वो टेक्नोलॉजी की जो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी उसको असेस करना है, इनोवेशन किस तरीके से किया जा सकता है, हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंट, नेशनल के लिए इम्पोर्टेंस वाले जो एरियाज जैसे डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अच्छा, ये देखो ओनली आइज की तरफ से आने वाला है लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में ये ना डाउट चल रहा होगा कि अरे मैं 2021 में दूँ ना दूँ, मैंने तो सिर्फ बुक्स पढ़ी है, मेरे वो XYZ फ्रेंड ने तो 50 टेस्ट लगा लिए हैं उस XYZ कोचिंग के, मैंने नहीं लगाया, मेरा क्या होगा? देखो आपने तैयारी कर चुके हैं, बस आपको उस तैयारी को इम्प्लीमेंट करना है। उस तैयारी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक ही चीज़ है कि आप टेस्ट कीजिए, मतलब अपने आप को टेस्ट कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप मार्केट में जाएंगे या कहीं से भी आप टेस्ट ले आते हैं ना, 30-40 जो भी है, तो वो मतलब वो आपके टेबल पे रखे रखे धूल चाटते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अब ज़रूरत ऐसी है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि भाई हम जो है उस टेस्ट को करें। तो ओनली आइज का ये लास्टली प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ये, और आपको बस करना ये है dpp.onlyis.in पे जाके आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म से रिलेटेड है। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये भी। देखो होता क्या है कि आजकल जो है ना हर आदमी मतलब ऐसा हो गया, इतना पैसे के पीछे इतना भागता है कि वो चाहता है कि मुझे कैसे ना कैसे पैसे मिल जाएं, एनी हाउ, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक एवरीवन नीड्स मनी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक में ले जाते हैं फर्जी चेक, बोलते हैं देखो मेरे को ना अंबानी जी ने चेक दिया है 5 करोड़ रुपए का, लाओ मेरे को 5 करोड़ रुपए दो। तो बैंक वाले भी ना अलर्ट रहते हैं कि भाई चेक वगैरह में कोई फ्रॉड ना हो, इस तरीके से कोई फर्जी सिग्नेचर ना करके ले जाए या फर्जी अमाउंट ना करके ले जाए। मान लो कि 5,000 रुपये अगले ने तो लिख के दिया है कि भाई मैं इस चेक बियरर को 5,000 दे रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाला क्या करता है, 0 ऐड कर लेता है, मतलब कुछ फ्रॉड कर लेता है इस टाइप से। ठीक है, तो बैंक वालों ने ये काम किया है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, इससे वो ये करते हैं कि चेक के थ्रू कोई फ्रॉड वगैरह ना कर सके। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन का एक टूल है, बहुत सारे बैंक्स इसको मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो हाई वैल्यू के चेक्स हैं 50,000 50,000 से ऊपर, इन सब के लिए, ठीक है, नए बैंक्स जो है वो इसको आजकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, ओनली आईएएस नथिंग एल्स। आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बोल सकते हैं रेफ़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि देखो सी ग्रास के बारे में दिया हुआ, समुद्री घास के बारे में। पहला बोला है कि भाई ये एक टाइप की जो है वो एल्जाई है, मतलब समुद्री शैवाल है जो समुद्र में पाई जाती है। दूसरा बोला है कि ये लंग्स ऑफ द सी है, मतलब समुद्र के फेफड़े हैं। ठीक है, तीसरा बोला है कि भाई ये जो है ना कार्बन को ट्रैप कर लेते हैं और इनकी जो कैपेसिटी है कार्बन को ट्रैप करने की, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से में जो एबिलिटी है कार्बन को ट्रैप करने की, उससे कहीं पे ज़्यादा है। देखो पहला स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है, क्योंकि ये एल्जाई या शैवाल नहीं है, ये खुद जो है वो मतलब एक तरीके से जैसे हमारे धरती पे जो पेड़ पौधे लगते हैं ना उनको ये मिमिक करते हैं। ठीक है, तो ये एल्जाई तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये ना धरती के ये सी समुद्र के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा भी सही है कि जो कार्बन ट्रैपिंग कैपेसिटी है ना इनकी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग तो इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते भी है ना कि जो समुद्र है या जो सी है उसमें कार्बन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए समुद्र जो है वो एसिडिक हो रहा है, अम्लीय हो रहा है, इस तरीके से। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंपैरिजन में अगर बात करें तो इनमें कार्बन को ट्रैप करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो पहला गलत हो गया तो हमारे पास ऑप्शन नंबर से बी बचा। 2 और 3 बहुत करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। ये सी ग्रास जो है वो लगभग हर जगह पाई जाती है। ठीक है, इनमें ये प्लांट्स हैं एक टाइप के, इनमें फ्लावर भी लगता है, सब कुछ इनमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है डिस्क्रिशनरी पावर जो है, जो संवैधानिक विवेक है गवर्नर का, उससे ये रिलेटेड है। ये रिलेटेड इसलिए है कि महाराष्ट्र में बहुत उठापटक चली थी, कभी कोई वहाँ पे मुख्यमंत्री, कभी देवेंद्र फडणवीस वहाँ मुख्यमंत्री बने, फिर कोई और बना, फिर मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन दिया हुआ है गवर्नर का, हमें बताना है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। पहला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसमिसल। दूसरा बोला है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल इम्पोज करने की जो रिकमेंडेशन है। तीसरा बोला है कि चीफ मिनिस्टर से किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर्स के बारे में जानकारी लेना। देखो गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसमिसल पे एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जो है वो जब चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग कर दे, बोले जाओ घर जाओ जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजोरिटी सपोर्ट है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक कोई नहीं हिला सकता है। हाँ, ये जो है ना प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज करने के लिए ये डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर जब चाहे वो प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिख सकता है। तीसरा सही है, गवर्नर जब चाहे चीफ मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव मैटर्स के बारे में जानकारी ले सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 2 और 3 हमारा करेक्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि ये मीटियोराइट जो है वो कौन सी लेयर के अंदर बर्न होते हैं। ये रतन जी जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, और मतलब इनका बहुत ही इन्होंने डिटेल में दिया है। इससे ही पता चलता है कि मतलब इनका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है, मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई इतना अच्छा इन्होंने डेप्थ ले रखा है इस स्टडीज़ में। ठीक है,
तो आज आपको ये बताना है कि कम से कम आप 2 कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बताइए। गवर्नर की कोई भी एटलीस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओनली